हम लोग पढ़े थे इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स में हमने दो मेथड्स पढ़े थे, विच इज़ गॉस एलिमिनेशन एंड जॉर्डन मेथड, और ये आपके पास दोनों ही डायरेक्ट एंड नॉन आइटरेटिव मेथड्स थे। अब ये जो हमारे पास एलयू फैक्टराइजेशन का मेथड है, ये हमारे पास लास्ट मेथड है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट मेथड। और इससे भी जो हमारे पास सोल्यूशन आते हैं वो हमेशा एग्जैक्ट वैल्यूज आती हैं और इसमें हमारे पास एरर इन्वॉल्व नहीं होता। सो यहाँ पर ये जो हमारे पास एल है, ये डिनोट करता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जो यू है हमारे पास, ये डिनोट करता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। और डिकम्पोजिशन से क्या मतलब है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक करना। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके पास मैट्रिक्स है, गिवन सिस्टम होगा, उसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, और मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको डिकम्पोज करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, राइट? ठीक है। उसके बाद आपके पास सबसे पहली चीज़ आती है वर्किंग रूल। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उनको हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन इसका बैक सिर्फ इसमें माइनर से चेंज आता है, जिसकी वजह से इसके मेथड्स हमारे पास चेंज होते हैं। तो पहले हम इसका ओवरऑल वर्किंग रूल देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से इसका मेथड जो है वो वेरी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके पास सिस्टम होना चाहिए लीनियर इक्वेशन का, और वो आपने पहले चेक कर लेना है। अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो आप प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज आपने प्रोसीड नहीं करना। उसके बाद जो आपके पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, उसको सबसे पहले आपने ब्रेक करना है। ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में आपने अपना ए मैट्रिक्स अलग करना है, एक्स सेपरेट करना है और बी सेपरेट करना है। इसमें सेपरेट करना ज़रूरी है बिकॉज हमने ए मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा, ब्रेक करना होगा अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, दैट्स वाई यहाँ पे सेपरेशन कंपलसरी है। उसके बाद द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ए। अब जो आपके पास ए मैट्रिक्स होता है वो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है, उसको आपने डिकम्पोज करना है इनटू टू स्क्वायर मैट्रिसेस। दो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम उसको डिकम्पोज करेंगे एल एंड यू, वेयर एल इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड यू इज नोन एज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो सच दैट ए इज इक्वल्स टू एल यू। सो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप एल यू का प्रोडक्ट लें तो वो आपके पास ए मैट्रिक्स वापस आना चाहिए। अगर वो वापस आता है सो इट्स मीन आपकी जो डिकम्पोजिशन थी, जो आपने ब्रेक किया है, वो बिल्कुल ठीक किया है। और अगर एल यू का प्रोडक्ट ए के इक्वल नहीं आता, इट्स मीन कि आपकी डिकम्पोजिशन ठीक नहीं थी। नाउ दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ एल मैट्रिक्स एंड दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ यू मैट्रिक्स। तो इसमें हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो आपके लोअर का ट्रायंगल होता है, इसमें हमारे पास ये अननोन वैल्यूज हैं, जिसको हम लोगों ने बाय डिफरेंट मेथड्स इसको फाइंड आउट करना है। और ये 3 जीरोज है हमारे पास, जो कि आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज है, और ये एज इट इज ही रहेंगी। दीज वैल्यूज आर फिक्स। देन आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो आपके पास अपर का ट्रायंगल है, ये आपके पास वेरी करेगा। ये हमने वैल्यूज को डिटरमिन करना है, ये हमारे पास अननोन्स है। और ये जो नीचे के जीरोस हैं, ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू जीरो ही हैं, और ये आपने फिक्स ही रखनी है। सो एल यू फैक्टराइजेशन मेथड में हमारे पास एल और यू की ये आपके पास जनरल फॉर्म है, आपने इसी को लेके प्रोसीड करना है। उसके बाद देन इक्वेशन 1 बिकम्स एल यू एक्स इज इक्वल्स टू बी। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, इसमें हमने सिंपली क्या किया है, ए को रिप्लेस किया है, क्योंकि हमने कहा था कि ए हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एल यू के। तो सिंपली हमने ए की जगह पे एल यू को रिप्लेस किया है, तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है वो एल यू एक्स इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड यू एक्स इज इक्वल्स टू फाइव। एक्चुअल में हमारा पर्पज़ है कि हमने एक्स को फाइंड आउट करना है। तो एक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक्स भी अननोन वैल्यू है, ये भी हमें नहीं पता, ठीक है, और वाई भी हमारे पास अननोन वैल्यू है, ये भी हमें नहीं पता। तो ये जो y है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक और फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग y को एग्जामिन करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपके पास है एल वाई इज इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पर एल आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बी आपके पास वही मैट्रिक्स है जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं इक्वालिटी के राइट साइड पे, और y हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको हम सपोज करेंगे। अब आपने इसको सपोज कैसे करना है कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और उसमें आपके पास 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप जो y सपोज करेंगे वो भी 3 वेरिएबल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास x मैट्रिक्स आया है x1, x2 एंड x3, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपने y मैट्रिक्स इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में
लेना है, सपोज करना है, वो आपके पास आएगा y1, y2 एंड y3, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपनी y की वैल्यू निकाल लेनी है और इसको बैक सब्स्टिट्यूट करना है इस स्टैटिक वाली इक्वेशन में। बैक सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप यहाँ से इजीली x को फाइंड आउट कर सकते हो। सो सॉल्विंग इक्वेशन 3 फॉर y, हम इक्वेशन 3 को y के लिए सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, वी कैन फाइंड x फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टैटिक। ये जो आपके पास स्टैटिक इक्वेशन है, यहाँ से हम इजीली x को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, द डिकम्पोजिशन एल यू इज नॉट यूनिक। जो हमारे पास डिकम्पोजिशन होती है एल यू की, एल यू क्या है, लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वो आपके पास यूनिक नहीं होती। सर्टन कंडीशंस को सिर्फ कुछ ही उसके लिए सेटिस्फाई करे, सबके लिए सेटिस्फाई ना करे, उसको हम कहते हैं यूनिक। नाउ अब जो आपके पास एल यू है वो यूनिक नहीं है। क्यों यूनिक नहीं है? क्योंकि आपके पास एल यू को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपके पास ए मैट्रिक्स आएगा जो कि आपके पास एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है। सो उसको यूनिक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एलिमेंट्स एल के और कुछ यू के एलिमेंट्स को हम फिक्स कर देते हैं, और उसको फिक्स करने के बाद हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो कि नेम असाइन किया गया है उनकी फिक्सिंग प्रॉपर्टी पे। सो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो एल यू मैट्रिक्स है, जो हमने उसको डिकम्पोज किया है, वो हमारे पास यूनिक भी है और वो उन सर्टन मेथड्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है और उन्हीं को ही सेटिस्फाई करता है। नाउ अगर हम इसकी यूनिकनेस की बात करें, सॉरी, अगर हम मेथड्स की बात करें तो हम लोग एल और यू को कैसे फिक्स करते हैं इसको हम आगे देखते हैं, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास मेथड्स आते हैं, वो सबसे पहला मेथड है आपके पास डूलिटल्स मेथड, देन क्राउड्स मेथड एंड द थर्ड इज द चुलेस्की मेथड। ये जो चुलेस्की मेथड है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कोर्स, तो हम डूलिटल्स और क्राउड्स मेथड को ही लेके चलेंगे और इसी को हम आगे स्टडी करेंगे और इसकी एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ डूलिटल्स मेथड। अब डूलिटल्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके पास एल का डायगोनल होता है उसको हम फिक्स करते हैं 1 पे। एल हमारे पास क्या है, ये आपके पास जनरल फॉर्म थी एल की। सो यहाँ पर हमारे पास L11 था, यहाँ पर L22 था और यहाँ पर L33 था। इसकी यूनिकनेस के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि डूलिटल्स मेथड में एल के डायगोनल को हमने 1 पे फिक्स किया है। ये 0 तो ऑलरेडी फिक्स है ना, इसको हमने नहीं छेड़ना, ये हमारे पास नोन वैल्यूज है। अब ये जो इसका डायगोनल है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ डूलिटल्स मेथड के लिए 1 पे फिक्स करते हैं, ठीक है। बाकी ये आपके पास 3 अननोन वैल्यूज हैं, इसको आपने फाइंड आउट करना है। और फिर आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, ये सारी अननोन वैल्यूज हैं, ये अपर मैट्रिक्स आपका एज इट इज ही रहेगा। दूसरा मेथड था हमारे पास क्राउड्स। क्राउड्स मेथड में जो डायगोनल होता है यू का, उसको हम फिक्स करते हैं 1 पे। दिस एल मैट्रिक्स आपका एज इट इज ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये हमारे पास 6 अननोन वैल्यूज हैं जो हमने फाइंड आउट करनी है एल की, और ये 3 हमारे पास फिक्स वैल्यूज हैं ऑलरेडी जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। और अपर में हम लोग डायगोनल को 1 फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो डूलिटल्स में हम लोग एल के डायगोनल को फिक्स करते हैं और क्राउड्स में हम लोग यू के डायगोनल को फिक्स करते हैं। ओके, अब अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट भूल जाते हैं कि इसमें हमने किसको फिक्स करना है और किसको फिक्स नहीं करना है। सो उसमें जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने ये याद रखा हुआ था कि आपका जो डूलिटल्स लिखा हुआ है, इसका जो 4th अल्फ़ाबेट है वो क्या है, एल, ठीक है। और क्राउड्स का जो 4th अल्फ़ाबेट है ये है यू, ठीक। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि डूलिटल्स में 4th एल है, इसका मतलब कि एल का हमने डायगोनल जो है वो 1 फिक्स करना है, और क्राउड्स में यू है तो यू के हमने डायगोनल को 1 फिक्स करना है, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है। अगर आप लोगों को वैसे याद नहीं रहता, भूल जाता, तो ये एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो कि डूलिटल्स में 4th अल्फ़ाबेट एल है, तो उसके डायगोनल को 1 फिक्स करना है, अपर ऐसे ही रहेगा। और क्राउड्स में 4th अल्फ़ाबेट यू है तो यू के डायगोनल को आपने 1 फिक्स करना है, बाकी आपके पास ऐसे ही रहेगा। इन दोनों की एग्जांपल्स बिल्कुल एक जैसी हैं, सिर्फ जो माइनर सा चेंज आता है वो सिर्फ और सिर्फ एल और यू का आता है। ये आपने ध्यान से चूज करना है, उसके बाद आपकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो टोटली एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड करती हैं, ठीक है जी। ओके, इलस्ट्रेशन ऑफ डूलिटल्स मेथड। सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जिसमें 3 लीनियर इक्वेशंस हैं, राइट। अगर इसमें से किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ जाता तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन ना होती बल्कि नॉन लीनियर बन जाती, तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ब्रेक कर लें, डिकम्पोज करें ए एक्स इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में, बिकॉज हमें जो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है उसको सेपरेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको ए एक्स इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया। दिस इज ए, दिस इज एक्स एंड दिस इज बी। तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे, 3 वेरिएबल्स आ गए, कोफिशिएंट्स अलग हो गए। अगर यहाँ पे किसी भी नंबर के साथ नेगेटिव का साइन होता तो आपने जो ए मैट्रिक्स बनाना था उसमें भी नेगेटिव का साइन लाजमी लगाना होता है, उसको स्किप नहीं करना होता, ठीक है। देन वी हैव अ बी मैट्रिक्स, ये हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है जो इक्वालिटी के राइट साइड पे होता है। ये तीनों हमने सेपरेट कर लिए। सेपरेट करने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने एल ए इज इक्वल्स टू एल यू को सॉरी जो एल यू हमारे पास है उनको हमने लेना है, उसके साथ हमने ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है और फिर हमारे पास जो अननोन वैल्यूज थी उसको हमने फाइंड आउट करना है। सो अब हम लोग डू लिटल्स कर रहे हैं, तो डू लिटल्स में हमारे पास फोर्थ एलिमेंट एल है और सो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमने एल के डायगोनल को 1 रखना है। सो 1 रखने के लिए हम ये हमारे पास जनरल फॉर्म है डू लिटल्स मैट्रिक्स की एल एंड यू। अब सिंपली आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है ए एल और यू को, बिकॉज हम लोगों ने ए इज इक्वल्स टू एल यू को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स तो हमारे पास है, अब हमने एल यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है ताकि हम इस फॉर्मूले में रिप्लेस करके अपनी अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकें। सो इन दोनों को आप पहले कंबाइन करके लिखेंगे, कंबाइन करके लिखने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि जो आपके पास फर्स्ट रो होती है वो सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होती है, मतलब ये आपके पास फर्स्ट रो है, इसको आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से जब आपकी ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है फिर आपके पास सेकंड रो आती है। इस सेकंड रो को भी पहले आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर आपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और फिर आपने थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। देन हमारे पास थर्ड रो है। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि पहले आप फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप सेकंड के साथ एंड फिर आप थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्रोसीजर होता है किसी भी दो स्क्वायर्स मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी जितनी रोज हैं वो सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होंगी 1 बाय 1। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास कुछ इस तरह का सिस्टम बन जाता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कल हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है अपने फर्स्ट कॉलम के साथ। सो इसका हर एलिमेंट आपके जो फर्स्ट कॉलम है उसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। So u11 multiplied by 1 gives you u11 and then 0 and then 0, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर लिखे ना लिखे एक ही बात होती है। देन आपका अगेन ये कॉलम आपका सॉरी सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाय u12 गिव्स यू u12 और देन आपके पास दोनों जीरोज हैं बिकॉज 0 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड 0 मल्टीप्लाई बाय दिस गिव्स यू 0, ठीक हो गया। देन आपके पास अगेन ये आपके थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन 1 मल्टीप्लाई बाय u13 गिव्स यू u13 और उसके बाद आपके पास यहाँ पर दोनों जीरोस हैं, तो ये जब दोनों इनके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपको बना के दे देंगे 0। ओके सो उसके बाद आपके पास आता है जी सेकंड कॉलम सॉरी सेकंड रो। सेकंड रो को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। नाउ वी हैव L21 एंड U11। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आएगा। देन आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 0 गिव्स यू 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 0 गिव्स यू 0। अब आपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा L21 इंटू U12। ये आप जैसे मर्जी लिखना चाहें क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले L21 लिखें U12 लिखें एक ही बात है, सोल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन 1 मल्टीप्लाई बाय U22 तो आपके पास U22 है एंड थर्ड में हमारे पास 0 है तो आपके पास 0 ही आ जाएगा। देन हम इसको थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलता है L21 इंटू U13, ये हमने लिख लिया। देन U23 इंटू 1 गिव्स यू U23 और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 0 बिकॉज आपके पास यहाँ पे 0 है और ये जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है
लास्ट रो। अब इसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास L31 एंड U11 आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास दो जीरोस हैं, तो वो जब इनके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो आपको जीरो बना देंगे। देन आपके पास सेकंड कॉलम है, सो L31 मल्टीप्लाई बाय U12 गिव्स यू U12 एंड L31। देन आपके पास L32 है, मल्टीप्लाई करेंगे U22 से, आपके पास आ जाएगा। एंड देन जीरो है, जीरो मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स यू जीरो। देन लास्ट कॉलम है आपके पास, सो L31 मल्टीप्लाई बाय U13 इस तरह से आ गया। देन L32 मल्टीप्लाई बाय U23 ये आ गया। एंड देन U33 मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स यू U33। मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप लोगों के पास LU वाली चीज़ भी आ गई है। अब आपने इस फॉर्मूले के अंदर रिप्लेसमेंट्स करनी है। तो रिप्लेसमेंट करने के लिए वी हैव A इज इक्वल टू LU, दिस इज आवर A मैट्रिक्स जो हमने क्वेश्चन से कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स सेपरेट किया था। एंड दिस इज LU मैट्रिक्स जो कि हम लोगों ने L और U को आपस में मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया है। फाइंड आउट करने के बाद अब ये जितनी आपके पास वैल्यूज हैं, ये जो आपको नजर आ रही है, ये सारी अननोन वैल्यूज हैं, इनको हमने फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? ओके अब यहाँ से आपके पास है U11, सो इक्वल है किसके, 2 के। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली डायरेक्ट वैल्यू को निकाल लेंगे। देन आपके पास U12 है, इक्वल है 1 के। एंड देन U13 है, इक्वल है 3 के। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यूज आ गई वो U11, U12 एंड U13 विच इज इक्वल टू 3, ये तीन वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट करने के बाद अब आप लोगों ने ये वाली अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, यानी सेकेंड रो की। उसके लिए आपके पास सबसे पहले है U11 L21 विच इज इक्वल्स टू 4, इस तरह से। अब आपके पास U11 की वैल्यू है, आप सिंपली यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट करने से आपको मिल जाएगा 2L21 इज इक्वल्स टू 4। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा L21 विच इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। सेम इज द केस विद द सेकंड U12 विच इज इक्वल्स टू 3। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आप यहाँ से इक्वेशन उठा रहे हो उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस में जो क्या कहते हैं कोफिशिएंट मौजूद है ए का, वही इक्वालिटी के दूसरी साइड पे रखना है। ऐसा ना हो कि यहाँ से आपने इक्वेशन नंबर 3 उठाई हुई हो, ये वाली इक्वेशन उठाई हुई हो, और यहाँ से आपने उठाया वो 3, तो ये फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा केयरफुली करना है। अब यहाँ पे U12 की भी वैल्यू है और U21 की भी वैल्यू है हमारे पास, जो कि ये हमने फाइंड आउट की थी, वो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल जाएगी U22 इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमारे पास मजीद फर्दर इक्वेशंस हैं, ये सारी हमने फाइंड आउट करनी है। देन आपके पास ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है, ये आप लोग एक दफ़ा फाइंड आउट करके वेरीफाई कर लीजिएगा। सिंपल इसमें सब्सटीट्यूशन है। अब L21 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी निकली हुई है, जो कि हमने यहाँ पे निकाली थी, उसको आप सब्सटीट्यूट करेंगे। L31 हमने फाइंड आउट कर लिया विच इज़ इक्वल्स टू 1। देन वी हैव U22, ये भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि आपके पास है ये। देन वी हैव L32, ये हमारे पास नहीं है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। सो बाकी सारी वैल्यूज को आपने सब्सटीट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल जाएगा L32 इज इक्वल्स टू 3। इसी तरह से ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन है। इस इक्वेशन में भी अब सारी वैल्यूज हमारे पास है सिवाय U33 के, वो सारी आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास U33 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें मिस्टेक, वो ये करते हैं कि उनका दिल चाह रहा होता है कि हम पहले ना इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी नज़र आ रही है ना इसलिए, या मिड में से कोई एक वैल्यू उठा लेंगे। तो अगर आप इस तरह से गलत नहीं है, अगर आप इस तरह से भी वैल्यूज उठाएंगे तो आपके पास तो बाकी सारी वैल्यूज अननोन है। फिर आप क्या करोगे कि इसको पहले एक नेम असाइन करोगे, फिर इसको एक नेम असाइन करोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं पहले मैं ये वाली वैल्यूज को फाइंड आउट कर लूँ ताकि मैं इनको फाइंड आउट कर सकूँ। फिर इसमें अगेन कुछ अननोन्स होंगे, न्यू इक्वेशंस डेवलप करेंगे, फिर उसको एक नेम देंगे। तो बजाय इसके कि इतना लंबा प्रोसीजर करने के, आप लोग या तो रो वाइज मूव करें या तो कॉलम वाइज मूव करें। सीक्वेंस से मूव करेंगे तो आपके पास अननोन्स आते जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं ये जो जितना प्रोसीजर किया है ये मैंने रो वाइज मूव करके किया है, अगर आप कॉलम वाइज भी मूव करते हैं तो भी आपकी चॉइस पे है, और ये बिल्कुल ठीक होगा बिकॉज U11 आप फाइंड आउट करेंगे।
सेकंड में आपके पास एक ही अननोन वैल्यू होगी वो आ जाएगी, और थर्ड में भी आपके पास एक ही अननोन वैल्यू होगी वो आ जाएगी। अगर आप अपनी मर्जी से मिड में से वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, फिर इक्वेशंस बनाएंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम ज़ाया होगा, और हो सकता है कि आपसे कोई ना कोई मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, अब ये जितनी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं, ये जो अननोन्स थे, इनकी हमारे पास अब कांस्टेंट वैल्यूज आ गई हैं। इनको सिंपली आपने अपनी जो एल और यू सेपरेट मैट्रिक्स थी उसमें आपने रिप्लेस कर देना है। एल और यू जो डू लिटल्स मेथड के लिए हमने सपोज किए थे, उसके अंदर हम वन बाय वन ये सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे। नाउ u11 को u11 की जगह पे रखेंगे, L31 को L31 की जगह पे रखेंगे। सो इसलिए जो भी आप लोगों के पास जनरल फॉर्म है एल और यू की, उसमें जो इनके हम नेम असाइन करते हैं वो आप लोगों के करेक्ट होने चाहिए, ताकि उनकी वैल्यूज उनकी अपनी जगह पे जाएं। अब यहाँ पर हमारे पास एल और यू मैट्रिक्स में ये चीज फिक्स थी। एल मैट्रिक्स में 2 1 3 ये हमने फाइंड आउट किया है प्रीवियसली, और इसमें हमारे पास ये लोअर वाले 3 जीरो फिक्स थे, और बाकी ये जो 6 वैल्यूज है ये हमने फाइंड आउट की है। अब इसको चेक करने का ये तरीका होता है कि आपने एल और यू जो मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है ये आपने ठीक भी फाइंड आउट किया है या नहीं। तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लोगे। अगर ये आपके पास ए मैट्रिक्स के इक्वल आता है, इट्स मीन कि आपके पास एल और यू की वैल्यूज ठीक आई हैं। अगर ये ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आता, इट्स मीन कि इन दोनों में से किसी में कोई मिस्टेक है, या तो आपने मल्टीप्लिकेशन करने में कोई गलती की है एल और यू के, या फिर आपने जो वैल्यूज फाइंड आउट की हैं उनमें कोई ना कोई मिस्टेक की है, प्लस माइनस या डिवीजन की या कुछ भी इस तरह से। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एल वाई इज इक्वल्स टू बी। वाई हमारे पास अननोन वैल्यू है, इसको हम सपोज करेंगे। हमारे पास 3 इक्वेशंस थी, और 3 इक्वेशंस में 3 वेरिएबल्स थे, x1 x2 एंड x3। उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में जो हम लोग y को सपोज करेंगे वो y1 y2 y3 करेंगे। एल मैट्रिक्स हमने ये वाला चूज किया है, ठीक है, y हमने सपोज किया है, और b हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, हमने वहां से चूज किया है। अब आपने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने y1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, बाकी आपके पास जीरोस आ जाएंगे। देन 2 हमारे पास y1 से मल्टीप्लाई होगा, एंड देन y2, देन थर्ड में हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह से 1 आपका पहले y1 से मल्टीप्लाई होगा, देन 3 y2 से, एंड देन 1 y3 से। अब ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई हैं। अब यहाँ से हम लोग करेंगे फॉरवर्ड सब्सटीट्यूशन। बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि हमारे पास y1 जो है वो फॉरवर्ड सब्सटीट्यूशन से डायरेक्टली वैल्यू देता है 11, और y1 को डायरेक्टली वैल्यू आने के बाद हम इजीली उसको सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसको थर्ड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉरवर्ड सब्सटीट्यूशन से y1 की वैल्यू आती है 11। y1 को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आपको y2 मिल जाएगा 6, एंड y1 y2 को यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y3 इज इक्वल टू 2। सो ऑब्वियसली आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है, 2y1 प्लस y2 विच इज इक्वल टू 28, क्योंकि इक्वालिटी के साथ भी हमारे पास ये वैल्यू है। सो y1 की जगह पे आप रखेंगे 11, और यहाँ से आप लोग मजीद सिंप्लीफिकेशन से डायरेक्टली जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि आपके पास आ जाएगी y2 इज इक्वल टू 6। अब ये जो हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, जो हमारे पास आई है 11 6 एंड 2, अब जो हमने नेक्स्ट x को फाइंड आउट करना है उसकी इक्वेशन में हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, जो कि आपके पास है ux इज इक्वल्स टू y। ठीक है, अब y भी हमारे पास नोन है, u भी हमारे पास नोन है, x हमारे पास अननोन है। सो इस अननोन वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास u मैट्रिक्स है जो हमने फाइंड आउट किया है, ये हमारे पास x मैट्रिक्स है जिसके वैल्यूज को हमने निकालना है, और ये आपके पास y मैट्रिक्स है जो हमने प्रीवियसली फाइंड आउट किया है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने इक्वेशंस बना लेनी है उसी तरह से जो हम लोगों ने किया था। ये अब डायरेक्ट स्टेप लिखे हुए हैं, 2x1 प्लस x2 एंड प्लस 3x3। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर आ जाएगा x2 प्लस 4x3, और यहाँ पर आ जाएगा 2x3। इस तरह से इक्वेशंस जनरेट हो जाएंगी। सो आपने यहाँ से अब बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करनी है, क्योंकि आपके पास जो लास्ट वैल्यू है वो आपके पास सिंगल वैल्यू है, वो डायरेक्ट आ जाएगी, जो कि आपके पास है 2x3 इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा x3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो ये आपके पास यहाँ से अब x3 आ गई, इसको फिर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास x2 आ जाएगा विच इज 2, एंड देन आप x3 और x2 को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास x1 आ जाएगा 3।
अब इसको चेक करने का क्या तरीका है कि हमने ये जो x1, x2, x3 वैल्यूज को फाइंड आउट किया है, क्या ये ठीक आई हैं या नहीं। तो जो आपका मेन 3 इक्वेशंस गिवन थी, उन तीनों इक्वेशंस में आप इसको रखेंगे और अगर आपकी तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं, सो इट्स मीन कि आपकी ये वैल्यूज बिल्कुल ठीक आई हैं। तो एलयू फैक्टराइजेशन में हम 2 स्टेप्स पे अपने सोल्यूशन को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंप्लीट सोल्यूशन करें। कंप्लीट सोल्यूशन करने के बाद आपने x1, x2, x3 की वैल्यूज को, इन वाली वैल्यूज को मेन इक्वेशन में रख के चेक कर लेना है कि क्या आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। सेटिस्फाई होने का मतलब ये है कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। अगर आती है सो इट्स मीन कि आपका पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं आती तो आप बैकवर्ड मूव करेंगे। जो आपने एल और यू मैट्रिक्स के कांस्टेंट को फाइंड आउट किया है, अननोन वैल्यूज को, उनको आपने मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि क्या वो आपके पास ए मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं। अगर वो आपके ए मैट्रिक्स के इक्वल आता है, इट्स मीन कि इसके बाद वाले स्टेप्स में मिस्टेक है। और अगर नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपके जो एल यू वाली आपने कांस्टेंट फाइंड आउट किए हैं या इनको मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर आपके पास गलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन ली है। सबसे पहले हम लोग ax इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में इसको लिखेंगे। ब्रेक करना है क्योंकि हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स को सेपरेट करना है। सो इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि लोअर आपका वही रहेगा और अपर के डायगोनल को हम 1 पे लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको 1 फिक्स करना है। तो अब आप इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास कि हमने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इस तरह की कुछ जनरल फॉर्म बन जाएगी। उसी तरह से हमारे पास एल मैट्रिक्स वही है और यू आपके पास डिफरेंट है। अब ये जो मैट्रिक्स बनेगी, ये प्रीवियस जो हमने डू लिटल्स का मेथड किया है उससे टोटली डिफरेंट बनेगी, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स थी तो हमारे पास एल और यू भी चेंज हुए हैं। अगर हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स होगी तो ये जो आपके पास एल और यू वाले मैट्रिक्स हैं ये भी 4x4 पे चेंज हो जाएंगे। यानी जो आपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपका 4x4 का है, उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको लेके चलना होगा। ठीक है, तो उसके लिए जब आप एल और यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास एल यू डिफरेंट बनेगा, डू लिटल्स के लिए भी और क्राउड्स के लिए भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने ए इज इक्वल्स टू एल यू करना है। यहाँ से हमने ये जितने भी हमारे पास अननोन वैल्यूज हैं, इन सारी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करने के बाद बैक सब्सटीट्यूट करना है लोअर और अपर मैट्रिक्स में। ठीक है, सो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो L22 की वैल्यू आई है ये 10/3 है। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि जब भी आपने डायरेक्ट मेथड करने हैं, आपने फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है। आई एम रिपीटिंग के नहीं करना है। अब यहाँ पर 10 को अगर 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 3 3 3 और ये चलता चला जाता है। अब आपका जो कैलकुलेटर है वो तो आपको 10 तक देगा, 9 तक या 10 तक देगा, उसके बाद आगे नहीं देगा। और आप इतनी सारी वैल्यूज को लेके भी नहीं चल सकते क्योंकि आपकी जो कैलकुलेशंस है वो फर्दर जाके बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन में ही रहने दें। सो डायरेक्ट मेथड में जो भी फ्रैक्शनल टर्म है उसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है। इसको आपने डायरेक्टली, हाँ अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, जैसे मैं कहूँ कि 10/6 है, आप इसको सिंप्लीफाई जरूर कर सकते हैं कि 2 3 आर 6 एंड 2 5 आर 10, सो 5/3 इक्वेशन बन जाती है अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। लेकिन इसको आपने कन्वर्ट नहीं करना डेसिमल में। ठीक है, अब ये जितनी भी वैल्यूज हैं इसको आप सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास जो जनरल फॉर्म है एल और यू की, वो इस तरह से बन जाएगी। और अब आपके पास ये वैल्यूज करेक्ट हैं या गलत हैं, इसको चेक करने का तरीका ये है कि एल और यू को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से अगर आपके पास बैक ए आता है, ए मैट्रिक्स आता है कोफिशिएंट का, सो इट्स मीन के ठीक है। अगर नहीं आता तो इसका मतलब के गलती है। सो वी हैव एल वाई इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर L हमें गिवन है, Y हम सपोज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें कितने अननोन्स थे, 3। तो उसके अकॉर्डिंगली Y भी हमारे पास 3 है। सो आपने इसको फॉरवर्ड सब्सटीट्यूशन से वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से आपके पास इक्वेशन जनरेट हो जाएंगी। जब इक्वेशन जनरेट हो जाएंगी सो यहाँ से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी डायरेक्टली। y1 की पहले मिलेगी। अब यहाँ पर भी 10/3 आ रहा है तो मैंने इसको फ्रैक्शन में डेसिमल में नहीं कन्वर्ट किया। आप इसी तरह से इसको यहाँ पे पुट करेंगे और y2 की वैल्यू को निकालेंगे और इसी तरह से आप लास्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो y3 की।
अब ये जो y की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं, इसको हमने lx इज इक्वल्स टू y में पुट करना है, ठीक है, सॉरी ux इज इक्वल्स टू y में, नॉट lx। ux इज इक्वल्स टू y में आप पुट करेंगे, y जो आपके पास है ये हमने फाइंड आउट की थी वो है, u हम लोगों ने जो प्रीवियसली फाइंड आउट की वो है, और x हमारे पास ये है। अब यहाँ से आपके पास ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करने से।